हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले आपने देखा था कि एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। किसी भी गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास क्या होगा वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो अगर कोई एक गैस हो सिंपल, अगर CO2 गैस की बात करें, अगर इसका आपसे मास पूछे तो आप इजीली बता पाएंगे। कार्बन का मास हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 32, यानी कि 44 ग्राम हो जाएगा मास। अगर आपसे हाइड्रोजन का मास पूछा जाए तो आप इजीली बता पाएंगे 2 ग्राम। नाइट्रोजन का मास पूछा जाए, नाइट्रोजन गैस का, तो बता पाएंगे आप 14 × 2 28 ग्राम। लेकिन अगर ये तीनों गैसेस का अगर मिक्सचर हो तो उस गैसेस मिक्सचर का मास क्या होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कि जब भी किसी गैसेस मिक्सचर हो, दो या दो से अधिक गैसेस का मिक्सचर हो, तो उसका एवरेज मोलर मास क्या होगा और उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे हम लोग देख रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कोई गैस 1 ले रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट गैस जो हम लोग ले रहे हैं गैस 2 एंड गैस 3। ये 3 गैसेस का मिक्सचर है। गैस 1 का हम लोग मोलर मास ले रहे हैं। गैस 1 का जो मोलर मास है आपका वो हम लोग मान ले रहे हैं कि गैस 1 का मोलर मास M1 है, गैस 2 का मोलर मास M2 है एंड गैस 3 का मोलर मास M3 है। नेक्स्ट हम लोग मोल मान ले रहे हैं कि गैस 1 का मोल जो है N1 है, गैस 2 का जो मोल है N2 है एंड गैस 3 का जो मोल है N3 है। तो ये 3 गैस हो गए, गैस 1, गैस 2 एंड गैस 3, और इन गैसेस का मोलर मास हो गया M1, M2 एंड M3, और इनके मोल्स हो गए N1, N2 एंड N3। अब इस गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास क्या होगा? तो जो गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास जो होता है आपका, टोटल मास ऑफ मिक्सचर, टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपन टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर, टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। तो ये सिंपल रेशियो होता है टोटल मास ऑफ मिक्सचर का और टोटल मोल ऑफ मिक्सचर का। तो टोटल मास की बात करेगा हम लोग तो मास ऑफ गैस 1 प्लस मास ऑफ गैस 2 प्लस मास ऑफ गैस 3। और मास आपको बच्चों पता है मास क्या होता है, मोलर मास इनटू मोल। तो गैस 1 की अगर हम बात करें तो गैस 1 का मास कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस 1 इनटू मोल ऑफ गैस 1। गैस 2 का अगर मास की हम बात करें तो मोलर मास ऑफ गैस 2 इंटू मोलर मास ऑफ गैस 2, मोल्स ऑफ गैस 2, मोलर मास ऑफ गैस 3 इंटू मोल्स ऑफ गैस 3 अपन टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3। दिस इज द एवरेज मोलर मासेस ऑफ गैसेस मिक्सचर। तो किसी भी गैसेस मिक्सचर का जो एवरेज मोलर मासेस हो जाएगा ये हो जाएगा आपका टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो आई होप कि समझ गए होंगे कि किसी भी गैसेस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, मैंने पहले भी बताया था आपको, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोज लॉ मैंने बताया था आपको कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सो वी कैन यूज वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लोग वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स की जगह। तो अगर हम लोग एम एवरेज के लिखना चाहें यहाँ पे तो एम एवरेज का एक और फॉर्म मिल जाएगा आपको। एम एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 प्लस M3 इंटू V3 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन ये फॉर्म तब अप्लाई करना है जब टेम्परेचर और प्रेशर आपका क्या हो, कांस्टेंट हो। उस केस में हम लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, समझ गए होंगे आप? ठीक है, तो इस तरह से किसी भी गैसेस मिक्सचर का हम लोग एवरेज मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी गैसेस मिक्सचर का जो है एवरेज मोलर मास क्या होगा। ठीक है, तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब इस पर प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको अप्लाई करने भी आ जाएगा कि कैसे इस फॉर्म को हम लोग अप्लाई करेंगे और
और आप इजीली इस चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस पे हम लोग कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। आई होप ये नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। द एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन the average atomic mass of an isotopic mixture, the average atomic mass of an isotopic mixture containing 79 mole percent of magnesium 24 and rest magnesium 25 and magnesium 26 age 24.31. Calculate the mole percent of magnesium 25 in the mixture, in the isotopic mixture. क्लियर है बच्चों? तो सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। मैग्नीशियम का आइसोटोपिक मिक्सचर है और वो आइसोटोप्स है मैग्नीशियम 24, मैग्नीशियम 25 एंड मैग्नीशियम 26 और उसका एवरेज मोलर मास आपको दे रखा है 24.31 और पूछ रहा है कि मैग्नीशियम 25 का परसेंट एबंडेंस या मोल परसेंट क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत ईजी है, देखो यहाँ पे बहुत ईजी है, कुछ करना ही नहीं है। इसके पहले आपने देखा था एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर, किसी भी आइसोटोपिक मिक्सचर का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, इसके पहले आपने देखा था। तो अगर हम लोग बात करें मैग्नीशियम की, तो यहाँ पे मैग्नीशियम के 3 आइसोटोप्स हैं। मैग्नीशियम के 3 आइसोटोप्स हैं, मैग्नीशियम 24, मैग्नीशियम 25, मैग्नीशियम 26। अगर हम लोग बात करें इसके मोल परसेंट की, तो इसका मोल परसेंट जो है आपका, मोल परसेंट या इसे हम लोग परसेंट एबंडेंस भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो प्रॉब्लम है आपका आइसोटोपिक मिक्सचर का एवरेज मोलर मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस पर बेस्ड है ये, ठीक है। तो मैग्नीशियम 24 की अगर हम लोग बात करें, तो इसका मोल परसेंट आपको दे रखा है 79% और मैग्नीशियम 25 का हम लोग मान ले रहे हैं x% होगा और टोटल कितना होगा 100%। तो अगर हम लोग 21 माइनस x% कर देंगे इसका, अगर ये x हो गया तो ये कितना हो जाएगा 21 माइनस x%। क्लियर बच्चों? तो ये आपको परसेंट एबंडेंस और इसका मोलर मास आपको इस मैग्नीशियम के आइसोटोप्स का मोलर मास आपको गिवन है और इसका परसेंट एबंडेंस ये है। अब आपको इस आइसोटोपिक मिक्सचर का एम एवरेज चाहिए, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर। तो एम एवरेज क्या होता है? एम एवरेज क्या होता है? तो एम एवरेज जो होता है मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम 24। तो मैग्नीशियम 24 का मोलर मास क्या है 24 इंटू परसेंट एबंडेंस 79 प्लस मोलर मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप्स 25 इंटू परसेंट एबंडेंस कितना है x प्लस थर्ड आइसोटोप्स का मोलर मास कितना है 26 इंटू इसका परसेंट एबंडेंस है 21 माइनस x और टोटल परसेंट एबंडेंस कितना हो जाएगा 100।
और एम एवरेज आपको गिवन है, एम एवरेज कितना है आपका 24.31, 24.31 इज इक्वल टू 24 इंटू 79 प्लस 25x प्लस 26 इंटू 21 माइनस 26x डिवाइडेड बाई परसेंट एबंडेंस। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से आप लीनियर इक्वेशन है, यहाँ से इजीली आप x को सोल्व कर पाएंगे। जब x आप सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा 11%, x इज इक्वल टू 11 मिल जाएगा। और 11x मिल गया आपको, यानी कि मैग्नीशियम का जो परसेंट एबंडेंस है वो कितना हो जाएगा 11%। और मैग्नीशियम 26 का परसेंट एबंडेंस कितना हो जाएगा, या मोल परसेंट कितना हो जाएगा 21 माइनस 11 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10%। तो किसी भी आइसोटोपिक मिक्सचर में आइसोटोप्स का परसेंट एबंडेंस क्या होगा, या उस गैसेस ये आइसोटोपिक मिक्सचर का एवरेज मोलर मास, एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से इजीली। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। ठीक है, और भी इस पर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले एक एक क्वेश्चन इस पर कर ले कि आपको अप्लाई करने आ जाए कि इस फॉर्म को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो बच्चे जानते ही हैं, वो अप्लाई नहीं कर पाते। तो इसको हम लोग अप्लाई करना सीख रहे हैं कि इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये समझ गए होंगे आप इस प्रॉब्लम को। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसे हम लोग देख रहे हैं। तो इस पर भी एक छोटा सा प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। किसी भी गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास क्या होगा। तो एक क्वेश्चन है छोटा सा, एक गैसियस मिक्सचर कंटेन, एक गैसियस मिक्सचर कंटेन, एक गैसियस मिक्सचर कंटेन, एक गैसियस मिक्सचर कंटेन 60 मोल परसेंट of CO2, 60 मोल परसेंट ऑफ CO2 and 40 मोल परसेंट of O2. Calculate the average molar mass of this mixture. इस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, और बहुत ही इजी है कैलकुलेट करना। तो कोई गैसियस मिक्सचर है CO2 और O2 का, ठीक है, और उसमें पूछ रहा है कि और CO2 का जो मोल परसेंट है वो 60 है, और O2 का जो मोल परसेंट है वो 40 है। तो पूछ रहा है कि इस गैसियस मिक्सचर का एम एवरेज क्या होगा। तो मोल परसेंट CO2 का आपको गिवन है, मोल परसेंट ऑफ CO2 गिवन है 60। तो मोल कितना हो जाएगा, मोल हो जाएगा आपका 0.6, और मोल परसेंट ऑफ O2 आपको गिवन है 40%। तो मोल ऑफ O2 कितना हो जाएगा, O2 का मोल कितना हो जाएगा 0.4 मोल। और एम एवरेज आपका किसी भी गैसियस मिक्सचर का जो एम एवरेज होता है वो क्या होता है आपका पता ही है, मोलर मास। और हम लोग बात करें तो CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, CO2 का मोलर मास जो हो जाएगा 44, और O2 का जो मोलर मास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 32। तो एम एवरेज क्या होता है, मोलर मास ऑफ CO2 इनटू मोल ऑफ CO2 प्लस मोलर मास ऑफ O2 प्लस मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल, और टोटल मोल कितना हो जाएगा 1। तो मोलर मास अगर CO2 की बात करें तो CO2 का मोलर मास कितना है 44 इंटू इसका मोल कितना है 0.6, मोल ऑफ ये मोलर मास O2 का कितना है 32 इंटू इसका मोल कितना है 0.4 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ से एम एवरेज जो आप कैलकुलेट करेंगे तो एम एवरेज आपको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 39.2 ग्राम
तो इस तरह से हम लोग एवरेज मोलर मास किसी भी गैसेस मिक्सचर का हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। आई होप ये समझ गए होंगे कि एवरेज मोलर मास किसी भी गैसियस मिक्सचर का क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपको अप्लाई करने आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, नीट में भी एक दो बार क्वेश्चन पूछ लिया है बहुत ही इजी सा टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन आते हैं तो हम लोगों को करना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज क्या होगा ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो होता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड, ये जो होता है मास ऑफ एन एलिमेंट अपन मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड into 100, मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड into 100। तो किसी भी एलिमेंट का अगर आपको उसका परसेंटेज निकालना है किसी भी कंपाउंड में कि उस एलिमेंट का परसेंटेज क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, उस एलिमेंट का मास ले लेंगे और उस एलिमेंट का मास आपको पता होगा और मोलिक्यूल का मास और into 100, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से आप ज़्यादा समझेंगे चीज़ों को और चीज़ें एग्जाम्पल से ही ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है CH4O, ये आपका मोलिक्यूल है। अब इसमें पूछ रहा है कि कार्बन का परसेंटेज क्या होगा, हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या होगा एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होगा। तो बहुत ईजी है, देखो यहाँ पे कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन की हम लोग बात करें, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का परसेंटेज क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन, यानी कि मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 16 और 16 ऑक्सीजन का 32, तो 12 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100। तो कैलकुलेट कर लो, ये 4 से 3 बार में जाएगा, ये 8 बार में, और यहाँ से अगर हम लोग कैंसिल करें तो ये कितने 25 बार में जाएगा 4 से, और ये 2 बार में, यानी कि अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करें तो 37.5% मिल जाएगा। तो कार्बन का परसेंटेज CH4O में कितना होगा 37.5%। उसी तरह अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मास कितना है 4, और टोटल मास कितना हो जाएगा 32 इंटू 100। जब इसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5%, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको कुछ करना नहीं है, 100 माइनस 37.5 प्लस 12.5, यहाँ से मिल जाएगा 50%। फॉर्मूला अप्लाई कर भी, यहाँ से फॉर्मूला को अप्लाई करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई करना जान ही चुके हैं। अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ ऑक्सीजन अपन टोटल मास इंटू 100, या 100 में से इन दोनों का परसेंटेज अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग को ऑक्सीजन का परसेंटेज मिल जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज क्या होगा, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। है बहुत ही ईजी सा टॉपिक, लेकिन अगर बच्चे नहीं जानते, अगर आपको ये पता नहीं है, तो ये ईजी सा क्वेश्चन भी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको सारे टॉपिक पर कमांड होना जरूरी है, क्योंकि नीट और जेई और बोर्ड में कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं ये किसी को नहीं पता है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको हर तरह से प्रिपेयर होना है, ठीक है। तो आई होप कि समझ गए होंगे कि किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज क्या होगा और हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आप समझ गए होंगे। तो साफ करिए इसे हम लोग।
नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ईजी है बच्चों, और आप समझ भी पाएंगे इजीली से। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, फिर समझते हैं। एन एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट simplest whole number ratio of an element या atom in a compound, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी एटम का सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा उसका कंपाउंड में, ठीक है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो या सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। वेयर एज मोलिकुलर फॉर्मूला represents the exact number of atom present in a molecule of a compound, ठीक है। तो सिंपल है, इंपेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है कि किस सिंपल रेशियो में किसी कंपाउंड में एटम जो है प्रेजेंट है, जबकि मोलिकुलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम कितने हैं किसी भी मोलिक्यूल या किसी कंपाउंड में एटम्स का, उसको आपका मोलिकुलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का सिंपल एक ही हो सकता है, मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट हो सकते हैं। तो सिंपलेस्ट रेशियो उसका एक ही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू जो होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, वेयर n इज इक्वल टू कोई इंटीजर हो सकता है, n 1 2 3 4 डॉट डॉट सो। क्लियर है? तो अगर हम n इज इक्वल टू हम लोग लिखना चाहें तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे। अब देखो जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले ले सिंपल सा, जैसे C2H8O2 है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ये हो सकता है CH4O, सिंपलेस्ट रेशियो। क्लियर है? तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो एम्पेरिकल फॉर्मूला, और ये इसका क्या हो जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो आई होप कि समझ गए होंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है कि एटम जो है किसी मॉलिक्यूल्स में किस रेशियो में प्रेजेंट है, जबकि मोलिकुलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में एटम का जो नंबर है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, उसके बारे में आपको बताता है मोलिकुलर फॉर्मूला। क्लियर है? अब देखो एग्जाम्पल जब आप समझेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, और एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला में चीज़ें एग्जाम्पल से सबसे ज़्यादा क्लियर होंगे और आप इजीली समझ भी पाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं,
आई होप ये नोट कर लिए होंगे आप लोग और समझ भी गए होंगे। तो इसे साफ करें हम लोग। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन है आपका, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, और इसका परसेंटेज जो है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, किस परसेंट में ये एलिमेंट जो है नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो कार्बन जो है 37.5% है, हाइड्रोजन जो है 12.5% है, और ऑक्सीजन जो है आपका 50% है। ये एलिमेंट का परसेंटेज दे रखा है कि इस इतना परसेंट कार्बन है, इतना परसेंट ऑक्सीजन है और इतना परसेंट हाइड्रोजन है। ठीक है, तो देखो जब भी आपको इंपेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हमेशा ही सैंपल जो लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना है हमेशा माइंड में आपको। जब भी आपको सैंपल लेना है 100 ग्राम सैंपल लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। हमेशा ही हम लोग सैंपल कितना लेंगे बच्चों, 100 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग सैंपल हमेशा कितना लेते हैं, 100 ग्राम। तो अगर सैंपल हम लोग 100 ग्राम सैंपल ले लें, अगर सैंपल हम लोग 100 ग्राम ले लें, तो कार्बन का मास कितना हो जाएगा, 37.5 ग्राम, समझ गए होंगे। और हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 12.5, और ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 50 ग्राम। अगर मोल की हम लोग बात करें तो मोल आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास आपको है 37.5 अपन मोलर मास कार्बन का आपको पता ही है 12। अगर इसे डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा 3.125। हाइड्रोजन का आपको मास पता है, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा 12.5। और ऑक्सीजन का आपको मोलर मास पता ही है 16, तो 50 डिवाइडेड बाई 16 अगर कर देंगे आप तो आपका आ जाएगा ये 3.125। तो यहाँ से आपको मोल मिल गया। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट किया हम लोगों ने, क्वेश्चन में आपको एलिमेंट का परसेंटेज गिवन होगा। यहाँ से आप 100 ग्राम सैंपल लेके उसका मास कैलकुलेट कर लेंगे एलिमेंट का, फिर हम लोग उसका मोल कैलकुलेट करेंगे मोलर मास से डिवाइड करके। नेक्स्ट हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं सिंपल मोल रेशियो, सिंपल मोल रेशियो। तो बच्चों सिंपल मोल रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझना है। तो जो स्मॉलेस्ट मोल होगा, इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट मोल होगा उससे हम लोग सब में डिवाइड कर देंगे। तो स्मॉलेस्ट मोल कितना है, 3.125। तो सब में अगर 3.125 से हम लोग डिवाइड कर दें, 3.125 से इसमें डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 1। इसमें 3.125 से डिवाइड कर दें ये आ जाएगा 4। 3.125 से डिवाइड कर दें ये आ जाएगा 1। तो सिंपल जो मोल रेशियो होता है वही आपका सिंपल मोल रेशियो ही क्या होता है, एलिमेंट का रेशियो होता है किसी कंपाउंड का। दिस इज द रेशियो ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड, या रेशियो ऑफ एन एटम इन ए कंपाउंड। जो एलिमेंट है एटम का जो सिंपलेस्ट मोल रेशियो होता है वही उसका किसी कंपाउंड में भी उसका रेशियो होगा। तो अगर हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करें तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सिंपल है, जो मोल रेशियो होगा वही एटम का भी रेशियो होगा। यानी कि कार्बन कितना हो जाएगा 1, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 एंड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 1। तो ये तो आपको इंपेरिकल फॉर्मूला मिल गया। अब इस कंपाउंड का मोलिकुलर मास आपको दे रखा है और वो मोलिकुलर मास हम लोग ले लेना है कि 96 ग्राम गिवन है। मोलिकुलर मास इस कंपाउंड का 96 ग्राम गिवन है और आपको चाहिए मोलिकुलर फॉर्मूला इस कंपाउंड का। तो n सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो n होता क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला मास 96 और इंपेरिकल फॉर्मूला मास आपका कितना हो जाएगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास अगर हम लोग कैलकुलेट करें CH4O का, तो कार्बन 12 प्लस 4 और ऑक्सीजन हो जाएगा 16, यानी कि यह आ जाएगा 32 ग्राम। तो मोलिकुलर फॉर्मूला मास आपको दे रखा है 96 और इंपेरिकल फॉर्मूला मास आपका मिल गया 32, यानी कि n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो अगर मोलिकुलर मास 96 है तो मोलिकुलर फॉर्मूला मास क्या, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो n से अगर इसमें 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, C3